Hello students, today we are going to start our first chapter of geography which is resources of India. ठीक है, हमारा स्टार्ट करने वाला सोशल साइंस का पहला चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आइए सबसे पहले समझते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज ऑल दो सोर्सेज और थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। मतलब वो कोई भी चीज़ें, वो कोई भी वस्तुएं, वो कोई भी थिंग्स जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जिनकी कुछ वैल्यू हो, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लगी, पानी मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एक रिसोर्स है। मुझे पेपर वर्क करना है, मुझे कुछ लिखना है, एक पेन, वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी एक रिसोर्सेज है। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें जिनका कहीं ना कहीं यूज़ होता है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जिनकी कुछ वैल्यू होती है, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और वो इससे जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट होती है। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते वो कंट्री दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। पर अगर कंट्री के पास खुद रिसोर्सेज हैं तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और साथ साथ में इसके टू जनरेट एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये भी इंपॉर्टेंस है किसकी, रिसोर्सेज की। अब रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई किया है, हमने उसको डिवाइड किया है। अब समझते हैं कि भाई इसमें है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जो हमको कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, जो प्रकृति द्वारा हमको दिए गए हैं, एज अ गिफ्ट हमको दिए गए हैं। भाई लैंड हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके विपरीत मैन मेड रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन ने बनाया है, जिनको ह्यूमन ने बनाया है उनको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। है ना, इसका नाम समझ में आ रहा है कि मैन मेड, मानव द्वारा निर्मित। अब इसको और ज़्यादा कैटेगराइज किया गया है और ज़्यादा क्लासिफाइड किया गया, हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के आधार पे, ठीक है, पहला है पर्सनल रिसोर्सेज। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन की पर्सनल थिंग्स जो उसकी यूज़ की हैं वो पर्सनल रिसोर्सेज कहलाती हैं, लाइक प्रॉपर्टी, हेल्थ। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की पर्सनल थिंग्स पर्सनल रिसोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, लाइक भाई इंडिया में जितनी भी वेल्थ है नेशन की, मिलिट्री है, ठीक है, उसके साथ साथ जितनी हमारे पास वाटर सप्लाई, रिवर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो इंडिया के रिसोर्सेज हैं। तो ये नेशनल रिसोर्सेज है। उसके बाद वर्ल्ड रिसोर्सेज, अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे आने वाले फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स वो क्या है, वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है अगेन रिसोर्सेज को। इसमें फर्स्ट है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जिनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बार बार न्यू कर सकते हैं। रीन्यू मतलब हम उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं और उनको न्यू दे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, जो लैंड है वो कभी ख़त्म नहीं होता, जिसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसके बाद नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो मतलब एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आपने 8th क्लास में भी ये पढ़ा होगा। ठीक है, लाइक कोल, पेट्रोल, हमने इसका एक बार यूज़ किया, हमने पेट्रोल गाड़ी में डलाया, गाड़ी चली, वो पेट्रोल जल गया। ठीक है, क्या वो वापस आ सकता है, नहीं, वो यूज़ हो गया, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हो गया रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जिनका हम रीप्रोसेस्ड करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर। कैसे, आयरन था वो पहले एक एक्स थी, मतलब एक कुल्हाड़ी थी, ठीक है, हमने उसको मेल्ट करके, ठीक है, अगेन कुछ और बना लिया, एक वायर बना लिया, अब उसका हम यूज़ कर रहे हैं वायर की तरह। ठीक है, मतलब इनको हम प्रोसेस्ड करके रीयूज़ करते हैं, वो होते हैं रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, जिनके फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, these resources which are not exhausted even if they are used, वो सारे रिसोर्सेज जिनका यूज़ करने के बाद ही वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लाइक सोलर एनर्जी, वाटर। ठीक है, सोलर एनर्जी हम उसका अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होगा। अब अगेन हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से।
ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने अगेन क्या किया, क्लासीफाइड किया। जिसमें फर्स्ट है यूबिक्यूटर्स, वो रिसोर्सेज जो ईजिली अवेलेबल हों उनको हम बोलते हैं ऑब्लिक्यूटर्स। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हमेशा हर जगह अर्थ पर हर जगह हर कोने में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड है कॉमोडिटीज़, वो रिसोर्सेज जो कॉमनली हमको हर जगह मिल जाते हैं, वो क्या हो गया, सॉइल। उसके बाद रेयरिटीज़, अब वो रिसोर्सेज जो बट थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, कोल, कोल हर कहीं मिलता है क्या, नहीं मिलता। गोल्ड, गोल्ड हर जगह मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो ये क्या है, ये रेयरिटीज़ हैं। उसके बाद यूनिकिटीज़, अब वो सारे रिसोर्सेज जो काफ़ी यूनिक हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लाइक डायमंड, लाइक कमर्शियल क्लोराइट मेटल। ये रिसोर्सेज क्या है, बहुत यूनिक, बहुत रेयर चांसेस में, बहुत कम जगह मिलते हैं, ये यूनिक होते हैं, इनको क्या बोला गया है, यूनिकिटीज रिसोर्सेज। ठीक है, अगेन हमने रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उनकी उपयोगिता के हिसाब से उनको हमने अगेन क्या किया है, क्लासीफाई किया। ठीक है, जैसे फर्स्ट है अनयूज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इन यूज दे आर कॉल्ड अनयूज्ड रिसोर्स। ठीक है, मतलब वो रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड है अनयूजेबल रिसोर्सेज। अब सेकंड अनयूजेबल रिसोर्सेज क्या है भाई, ये बोलता है रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर इवन द प्रेजेंट डे टेक्निक्स आज अनयूजुअल रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं तो सही, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका यूज़ कर सकें, हम उनका बेस्ट यूज़ कर सकें, तो वो अनयूजेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, थर्ड है पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो नोन है, जो हमको पता है कि यहाँ पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पर हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। फोर्थ लेटेंट रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्स जिनको हमको पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, बस एस्टिमेशन है, तो उनको हम बोलते हैं लेटेंट रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सॉइल। हमने पहला पढ़ा क्या, रिसोर्सेज, फिर हमने क्या किया, हमने उनको क्लासीफाई किया अदर अदर बेस पे। अब जो हमारा पहला रिसोर्स है सॉइल, सॉइल हमारा एक रिसोर्स है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अनकॉन्सुलेटेड पार्टिकल्स फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस। अब अर्थ सर्फेस हमने देखा भाई, जो हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस है, उसका सबसे अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपरी परत है, उसको हम सॉइल बोलते हैं, जिसको हम वेरियस यूज़ करते हैं भाई, हम अपने लैंड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये सब किस पे करते हैं, हम सॉइल पे करते हैं, भूमि जिसको हम बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली फ्रॉम सॉइल। अब भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, वो अपना फूड, ठीक है, वो कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई फॉर एग्जांपल ले लो, हम लोग अपना वीट राइस कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, हम डिपेंडेंट हैं 100% तरीके से सॉइल के ऊपर। तो इसलिए ये रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देयर विल बी वेजिटेशन, देयर विल बी नो वेजिटेशन विदाउट सॉइल, सॉइल के बिना कोई वेजिटेशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमको हमारी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हमको कहाँ से मिलती हैं, फूड के अलावा भी और चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, सॉइल से। ठीक है, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल बनती कैसे है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा है। सॉइल टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर प्लेन सरफेस इज बेस्ट फॉर्म सॉइल फॉर्मेशन। भाई जो मिट्टी जो चट्टानें होती थी पहले, जो बनी थी हमारी अर्थ, जो चट्टानों से हजारों साल उन्होंने लिया टेम्परेचर के अंदर रह के, और बारीक बारीक टूट के टेम्परेचर से और प्रेशर से वो सॉइल फॉर्मेट हुई। ठीक है, फॉर्मेट हुई। अब हम क्या समझा, हमने समझा भाई जो पहले रॉक्स होती थी, मेटामॉर्फिक रॉक होगी, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, उन रॉक्स को टाइम के हिसाब से और टेम्परेचर के साथ साथ उन्होंने ना फॉर्म चेंज किया। तो जो रॉक्स थी वो टाइम और टेम्परेचर के कारण बहुत सालों में क्या हुई, चेंज हो गई और सॉइल बनी। ठीक है, अब इसको डिटेल डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स विच हेल्प सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल को बनने में, सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला पेरेंट रॉक, जिसमें मैंने आपको समझाया एक रॉक होती है, उसी से सॉइल बनती है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब जो फिजिकल फीचर्स हैं उस एरिया के, उस जगह के। ठीक है, वो। थर्ड है क्लाइमेट कंडीशन, मतलब भाई वहाँ का वेदर, मौसम कैसा है, ह्यूमस है या कम बारिश होती है, जैसा भी है। उसके बाद फोर्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है।
अब हम बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, सॉरी सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल इज अ सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर एंड नेचर ऑफ लेयर। भाई कुल मिला के जो सॉइल का टाइप है उसको हमने सॉइल प्रोफाइल कहा गया है, कि सॉइल का कलर कैसा है, उसका सीक्वेंस कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है और उसके कितने लेयर है। ठीक है, इससे हम उस सॉइल के बारे में मालूम कर सकते हैं। अब लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की परतें, जैसे हमने सबसे पहले समझा कि अर्थ की अपर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है। अब सॉइल की सबसे अपर मोस्ट लेयर टॉप सॉइल कहलाती है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर, इट इज हैज़ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल की सबसे ऊपरी परत टॉप सॉइल कहलाती है, जिसमें ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। सेकेंड लेयर, अब टॉप सॉइल की थोड़ा सा नीचे हम बात करेंगे सेकेंड लेयर की। इट इज सब सॉइल, जिसको हम सब सॉइल भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द रॉक्स, सैंड्स पार्टिकल एंड क्ले। इसमें क्या होता है, रॉक्स होती हैं, छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं एंड क्ले होती है। थर्ड लेयर, अब तीसरी लेयर, अब सबसे ऊपर टॉप लेयर, फिर सेकंड लेयर, उसके नीचे थर्ड लेयर। इट कंसिस्ट द बेदर पेरेंट रॉक मटेरियल। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट रॉक के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मतलब सॉइल जिससे बनी है वो कौन सी रॉक से बनी है, वो रॉक के मटेरियल आपको थर्ड लेयर में मिल जाएंगे। उसके बाद फोर्थ लेयर, फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक। फोर्थ लेयर में खुद क्या होता है, खुद पेरेंट रॉक पाई जाती है। ठीक है, इस सॉइल के चार लेयर हैं, चार पार्ट हैं। अब टाइप ऑफ सॉइल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि भाई इंडिया में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल्स पाई जाती हैं, कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं। सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल, ऑल्सो नोन एज क्ले और लोमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्ले के नाम से या लोमी सॉइल के नाम से भी जाने जाते हैं। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर एंड फाउंड अप टू 490 मीटर डेप्थ। इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अब इसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर की मिट्टी होती है। ठीक है, जो 490 मीटर की डेप्थ में पाई जाती है। ठीक है, और इसको सबसे ज़्यादा फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। मतलब इस मिट्टी में आप कोई भी प्लांट क्या कर सकते हो, ईजिली ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये फर्टाइल है, उपजाऊ है। ठीक है, अब एरिया कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल। इंडिया में 40% के एस्टिमेटेड जो एरिया है, टोटल एरिया का 40% एलुवियल सॉइल द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम। ठीक है, मतलब ये जो मैंने नाम लिए जो स्टेट्स के, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, पंजाब का नाम आपने सुना है, पंजाब में सबसे, पंजाब हरियाणा, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, सबसे अच्छी खेती होती है, सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलता है। ठीक है, खेतों से। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल है, जो एल्यूवियल सॉइल है वो फर्टाइल है। ठीक है, कौन कौन से देश है, कौन कौन से स्टेट है, सॉरी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। द ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो जनजातीय लोग हैं, ऑफ रिवर्स सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ट्रांसपोर्ट दिस सॉइल इन इंडिया। ठीक है, अब सॉरी जो नहरें हैं रिवर्स की, सतलुज की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, वो क्या करती हैं, इस सॉइल को इंडिया में ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अब कंपोजिशन, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है एलुवियल सॉइल में। दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ एल्यूवियम। अब एल्यूवियम के फाइन पार्टिकल से ये मिट्टी बनी है। फर्टिलिटी, एल्यूवियम सॉइल इज वेरी फर्टाइल एज दे हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटाश, फोस्फोरस एसिड एंड लाइम। अब इस मिट्टी में पोटाश, फोस्फोरिक एसिड एंड लाइम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है इंडिया में। ठीक है, सेकंड ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, काली मिट्टी कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑल्सो नॉन एज रेगर सॉइल, इसको हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ डार्क ब्लैक इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्लैक होता है। एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर द लॉन्ग टाइम, और ये अपने अंदर नमी बहुत लंबे समय तक क्या कर सकती है, कंपोज, रोक के रख सकती है। ठीक है, काली मिट्टी अपने अंदर नमी बहुत लंबे टाइम तक रोक के रख सकती है। एरिया, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, दिस सॉइल इज स्प्रेड ऑल ओवर द डेक्कन ट्रैप। अब जो दक्षिणी पठार है हमारा, ठीक है, उसमें ये पूरे में फैली हुई है। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। ये कैसे बनी है, ये लावा फ्लोस से बनी है। जो लावा था, जो पुराने टाइम में ज्वालामुखी होते थे, उसको टाइम के साथ चेंज हुआ और इससे मिट्टी बनी। इट कवर्स द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, साउथर्न मध्य प्रदेश एंड मालवा। मालवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र और महाराष्ट्र का बहुत सारा क्षेत्र काली मिट्टी द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लैक सॉइल कैसे बनी है। इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश एंड लाइम। ठीक है, ये सारे कंपोजिशन में पाए जाते हैं। द सॉइल कंटेन द एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, इसमें सबसे पतले बारीक
पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं क्ले के, नॉन फॉर इट्स स्टिकी एंड कैरेक्टरिस्टिक, जिसके कारण थोड़ी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, आपने देखा काली मिट्टी बारिश में कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी फर्टिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। अब इसकी फर्टिलिटी हम बात कर रहे हैं। रेगुलर सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट, भाई रेगुलर बोल लो या ब्लैक सॉइल बोल लो एक ही बात है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज होती है, मतलब ये काफ़ी उपजाऊ होती है। इट इज़ पोरस इन नेचर, पोरस मतलब कि इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, इसमें से एयर या फिर वाटर इजीली पास हो सकता है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, एक भाई कॉटन की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, इसलिए इसको हम कॉटन सॉइल ही बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारी रेड सॉइल, लाल मिट्टी, ड्राइव फ्रॉम क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो रेड सॉइल बनी है वो कैसे बनी है, वो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी है। रिच इन मिनरल्स, इसमें काफ़ी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इसको रेड कलर मिलता है। ठीक है, काफ़ी मिनरल्स जैसे आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें प्रेजेंट होता है लाल मिट्टी में, रेड सॉइल में, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। इट इज़ पोरस इन नेचर, भाई ये भी पोरस इन नेचर होती है, मतलब ये झरझरी होती है, इसके अंदर से पानी या एयर पास हो जा सकती है। अब एरिया, रेड सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इन फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब जो भाई नागपुर का पठार है वो, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की ईस्ट वाले क्षेत्र में, तेलंगाना, नीलगिरीज, नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें, एंड तमिलनाडु प्लेट्यूज। ठीक है, तमिलनाडु की पठारी क्षेत्र में। ठीक है, हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी, कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब इसके कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे बनी है। इट इज़ अ लोमी इन डीप डिप्रेशन and in uplands they contain highly coarse materials and are classy deficient in the phosphorus acid and organic matter। मतलब ये काफ़ी लोमी चिकनी रही, जिसमें डिफिशियंट मतलब कमी रही फोस्फोरिक एसिड और ऑर्गेनिक मैटर की। अब ये जो बनी तो इनमें काफ़ी डिप्रेशन थी, मतलब काफ़ी दबी हुई थी, और इनमें फोस्फोरिक एसिड और ऑर्गेनिक मैटर नहीं थे, कमी थी, इसलिए क्या होती कम उपजाऊ भी रहती हैं। ठीक है, जैसे हमने बात करी फर्टिलिटी की, सिंस दीज और एक कोर्स मटेरियल से बनी हुई हैं, दे आर नॉट फर्टाइल, मतलब फर्टाइल तो होती हैं पर इतनी फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, ये रेड कलर की होती हैं, काफ़ी राका टाइप की होती है, मतलब इसमें जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर ज़्यादा बड़े बड़े हैं, है ना, बारीक मिट्टी कम होती है, ये होती है हमारी क्या, रेड सॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल्स लेटराइट रॉक के डिसइंटीग्रेशन के कारण, मतलब विघटन के द्वारा, मतलब भाई लेटराइट एक रॉक का टाइप होता है, जब वो टूटेगा, विघटन होगा जिसका, वो बारीक पार्टिकल्स में टूटेगा, उससे जो सॉइल बनेगी उसको हम बोलेंगे लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब इसके एरिया कहाँ कहाँ पाई जाती है, दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन, मतलब पश्चिमी तटीय क्षेत्र के आसपास, भाई जितने में मेरा तटीय क्षेत्र समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। जैसे क्या हो गया, तमिलनाडु, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक, कोस्टल रीजन ऑफ केरला। ठीक है, ये तीन जो हमारे एरियाज हैं यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अब कंपोजिशन ये बनती कैसे, दी सॉइल हैव रिजल्टेड ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग ओनिंग टू हैवी ट्रॉपिकल रेनफॉल। लीचिंग का मतलब क्या हुआ, लीचिंग का मतलब हुआ जब टाइम और रेन के साथ जो भी हमारी मृदा है, जो हमारी मिट्टी है, उससे केमिकल्स अलग होकर बह जाते हैं, उसको हम लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, वो हमारे तटीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उस बारिश के कारण उस मिट्टी के जितने भी केमिकल पार्टिकल्स हैं वो बह जाते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम फर्टिलिटी की। दिस सॉइल इज सुइटेबल फॉर राइस, कॉटन, व्हीट, सीरियल, मिलेट्स, टी, कॉफ़ी एंड चोना। ठीक है, अब ये जो मिट्टी है वो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुइटेबल है, राइस के लिए, हमने देखा भाई वेस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा राइस चलता है, कॉटन, व्हीट, सीरियल, मिलेट, टी, कॉफ़ी। ठीक है, इनके लिए ये सुइटेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की। अब डेजर्ट सॉइल, द सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स सैंड पार्टिकल्स, कोर्स मतलब कि मोटे। ठीक है, मतलब वो मिट्टी जिसमें मोटे सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो डेजर्ट सॉइल कहलाती है। ठीक है, एरिया, सॉइल फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इज डिपॉजिट इन द वेस्टर्न ड्राई रीजन बाय साउथ वेस्ट मानसून। भाई मानसून की हवाओं द्वारा, जो तेज हवाएं चलती हैं उनके द्वारा, जो साउथ वेस्ट पार्ट में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है रन के कक्ष से लेके, वो कौन सी कहलाती है, वो डेजर्ट सॉइल कहलाती है। मतलब ये रन के कक्ष से उड़ के, मानसून की हवा द्वारा उड़ के साउथ वेस्ट हिस्से में इकट्ठी हो जाती है।
अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ड्राई रीजन, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट पे हम जानते हैं, गुजरात, साउथर्न पंजाब, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्र में, साउथर्न हरियाणा, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में, एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन क्या है? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कंटेन। अब जो हमारी डेजर्ट सॉइल है इसमें सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फर्टाइल कम होती है। हम बात करते हैं इसकी फर्टिलिटी की। मॉइस्चर और ह्यूमस इज़ लो। इस मिट्टी में मतलब डेजर्ट सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता है, बहुत कम होता है, और ह्यूमस भी क्या होता है? बहुत कम होता है। बट इरिगेशन मेक इट फर्टाइल। पर इरिगेशन, सिंचाई से इसको हम फर्टाइल बना सकते हैं, जिसे में वीट, शुगर कैन, कॉटन, ज्वार, जावरा, बाजरा, ज्वार एंड बाजरा एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ठीक है, हम इसको सिंचाई के द्वारा थोड़ी फर्टाइल बना सकते हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी माउंटेन सॉइल। जो हमारा छठवा टाइप है सॉइल का वो है माउंटेन सॉइल। इट इज़ फाइन, मार्शी एंड पोरस। मतलब ये फाइन मतलब पतली होती है, मार्शी मतलब धसाऊ होती है, खिसक सकती है। ठीक है, एंड पोरस, और पोरस होती है जिसमें से पानी और हवा पास हो सकते हैं, इसमें छिद्र होते हैं बारीक बारीक। ठीक है, एरिया अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन हिमालयन रेंजेस। हमने भाई जितना हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो हमारा हिमालयन रेंजेस है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। इट्स डेप्थ इज मोर ऑन रिवर्स वैले स्लोप्स एंड माउंटेन स्लोप्स। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे रिवर स्लोप्स होते हैं, मतलब मिट्टी के अगर कोई रिवर निकल रही है उसके कारण इसमें स्लोप आ जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई माउंटेन है तो उसकी भी इसमें स्लोप्स निकल जाते हैं। सॉइल ऑफ टेरिटरी पीरियड इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन। भाई जितने भी माउंटेन होते हैं, जितनी पहाड़ है, उसके जो निचला क्षेत्र होगा, जो फुट वाला हिस्सा होगा, उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। स्लोप्स विच इज स्लाइटली सैंडी, जिसमें क्या होता है? थोड़ी सैंडी होती है, रेतीली होती है। पोरस, जिसमें छिद्र होते हैं, एंड कंटेन्स लेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी कम पाया जाता है। अब बात करते हैं फर्टिलिटी की। अब माउंटेन सॉइल की फर्टिलिटी सुइटेबल फॉर ग्रोइंग टी एंड पोटैटो। आसाम का क्षेत्र देखा है, सबसे ज़्यादा चाय वहाँ क्षेत्र देखा है, सबसे ज़्यादा चाय वहीं पे होती है। ठीक है, तो ये सुइटेबल है किसके लिए? पोटैटो, आलू के लिए, और टी के लिए। सॉइल इरोजन, भाई हमारा नया टॉपिक चालू हो गया। अब पहले हमने समझ लिया इसके टाइप्स कि भाई सॉइल क्या होती है और सॉइल के कितने टाइप हैं, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन हम क्या समझते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटना। मतलब कैसे? भाई कोई भी मिट्टी है, जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र होगी, अब उसके रीज़न हम बात करेंगे। मतलब पहले समझना, जब हम मिट्टी को वेरियस एजेंट्स के द्वारा एक जगह से दूसरी द्वारा तक ट्रांसफ़र होता है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत तेज पानी गिरा, पानी के साथ साथ जितनी मिट्टी थी उसका जो उपजाऊ परत थी, अपर टॉप लेवल सॉइल, वो उसके साथ बह गई और दूसरी जगह पे जाके इकट्ठे हो गई, तो ये क्या हुआ? इस सॉइल का इरोजन हुआ। या मान लीजिए आप भाई बहुत तेज हवा चली, तो जो सॉइल थी वो उड़ के, जो मिट्टी थी वो उड़ के, जो अपर पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई, तो ये क्या हुआ? सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हुआ। ठीक है, मतलब जो उपजाऊ परत होती है सॉइल की, वो वेरियस फैक्टर्स द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हैं? डिफॉरेस्टेशन, भाई पेड़ों का कटना। अब पेड़ों का कटना कैसे? पहले जब पेड़ होते थे, बहुत सारे पेड़ होते थे, तो मिट्टी जो हवा थी वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर पाती थी, या फिर पानी था वो भी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाता था। लेकिन जब पेड़ कटे, डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो क्या हुआ? सॉइल इरोजन बढ़ा। तो पहला कॉज इसका क्या? सॉइल इरोजन का डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना। ठीक है, सेकंड है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब भाई जितने भी चरवाहे होते हैं, उन्होंने जो घास, उनके जो पशु होते हैं वो घास खाते हैं, घास खत्म करते हैं। ठीक है, अब घास खत्म हुई मतलब उससे क्या हुआ? जो मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी थी, पकड़ में थी, वो पकड़ खत्म हो गई, और मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ? ट्रांसफर होने लगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो एक कल्टीवेशन का टाइप हमारा शिफ्टिंग। ठीक है, उसके कारण विंड इरोजन, जो मैंने आपको समझाया, हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, विंड इरोजन। नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमारे जो नॉन साइंटिफिक मेथड है एग्रीकल्चर करने की, वो भी इससे कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। हम इनको डीप में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? सबसे पहले लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन या पेड़ के कटाव के कारण, ठीक है, क्या होता है? जो ड्राई सीजन होता है, ठीक है, वो सूखा जो
रीज़न होता है वो बढ़ जाता है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत टाइम तक पानी नहीं गिरता, बारिश नहीं होती, मानसून भी लेट आता है। रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है वो भी कम हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्स ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ इरीगेशन, जब पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा, पानी की प्रॉब्लम आएंगी और सिंचाई में भी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, जितने हमारे सोर्सेस हैं, नदियाँ हैं, सूख जाएंगी, तालाब हैं वो सूख जाएंगे, क्योंकि क्या नहीं हो रहा, पानी नहीं गिर रहा। सॉइल इरोजन का डायरेक्ट भाई लिंक है, डायरेक्ट हमारा क्या है, बारिश से, ठीक है। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन हम क्या समझते हैं। अब मिट्टी को बचा के रखना, कंजर्व करके रखना, सेव करके रखना, ताकि उसका सॉइल इरोजन ना हो, उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। द इवन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम जानते हैं भाई हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण सारे नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका। अब जो हमारा सॉइल है वो भी क्या हो रहा है, उसका भी इरोजन बढ़ गया है। अब इसको जब हम सॉइल को कंजर्व करके चलेंगे, इसको सॉइल कंजर्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, कंटिन्यूस फार्मिंग, ठीक है, जो हमारी फार्मिंग है, मतलब सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है, हम जो खेती करते हैं उनकी या तो हम बाउंड्री बना दें, ठीक है, या उनकी सीढ़ियाँ बना के, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें सीढ़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे उस पर खेती करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को रोक रहे हैं। सेकंड है प्लांटिंग ट्री ऑन लार्ज स्केल, हम जितना हो सके उतने प्लांट लगाएं, जिससे क्या होगा, हवाएं या हैवी रेनफॉल के कारण सॉइल इरोजन नहीं होगा। बाय डेवलपिंग ग्राजिंग लैंड इन रूरल एरियाज, हम कुछ ऐसे क्षेत्र बना दें जहाँ पे ग्रेजिंग मतलब चरवाहे अपने मवेशियों को, अपने एनिमल्स को चरवाई करा सकें, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ग्रेजिंग, और उस ग्रेजिंग को हम कंट्रोल करें। टू प्रिवेंट गली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रिज, अब हम वही होता बात करें बाउंड्रीज पे, रिज मतलब जो बाउंड्रीज पे हम क्या बनाते हैं, या तो पेड़ों से या मेड़ बनाते हैं मिट्टी से, जिससे क्या होगा, जो हमारी मिट्टी एक जगह से दूसरे के नहीं बह पाएगी, जिससे सॉइल क्या नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, और सॉइल कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा सॉइल, सॉइल के टाइप, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। बाकी वाटर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।